गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। एफएम मॉड्यूलेटर की सीरीज़ में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर देखने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था एफएम मॉड्यूलेटर में वो हम लोगों ने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और आपका वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर दोनों देख लिए थे। देखिए कैसे हम लोगों ने वहाँ पे डायरेक्ट मेथड उन दोनों को बोला था, यानी डायरेक्ट मेथड में हमारे दो थे। कौन कौन से? आपके रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेशन की कैटेगरी में आता है। तो उन दोनों में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो एलसी सर्किट या एलसी ऑसिलेटर हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें एल या सी की वैल्यू हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते थे, जिसकी वजह से हमें एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव एट आउटपुट मिल जाती थी। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग को जो आज देखना था वो था, ये पहली बात तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड है। और यहाँ पे आपको जो मेन बात करनी है वो ये है कि इनडायरेक्ट मेथड में मैंने जो डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेते हैं और उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करते हैं, सबसे पहले फेज़ मॉड्यूलेटेड कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका फेज़ मॉड्यूलेशन कराया जाता है और फेज़ मॉड्यूलेशन कराने के बाद आपको जो है एफएम मिल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या हो सकती हैं बातें। तो देखिए, पहली बात तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेशन का, एफएम जनरेशन का ये इनडायरेक्ट मेथड है। पहली बात तो ये बेसिक्स में आप देख सकते हैं। और दूसरा, सबसे पहले हम फेज़ मॉड्यूलेशन कराते हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की हेल्प से हम लोग वाइड बैंड एफएम जनरेट कर लेते हैं। हम लोगों ने कल सीखा था वाइड बैंड एफएम क्या होता है और नैरो बैंड एफएम क्या होता है। तो वाइड बैंड और नैरो बैंड एफएम में सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डिफरेंस होता है। वाइड बैंड एफएम में आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ग्रेटर देन में रखा जाता है और आपका नैरो बैंड एफएम में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहीं पे आती है कि जो है हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ क्यों करते हैं एफएम जनरेशन में। हम लोग डायरेक्ट मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे ड्रॉबैक हैं उसके, तभी तो हम अगर फर्दर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस सर्किट में कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ रहे थे। तो वो ड्रॉबैक जो थे वो आपके एलसी सर्किट में ही थे, एलसी ऑसिलेटर में जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे वहीं पे आपके ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि एलसी ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी जो है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, अगर हमें अच्छे से अच्छा ऑसिलेटर डिज़ाइन करना है तो हमें उसके लिए फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारा होने लगेगा। तो ये थोड़ा मेजर इशू थे, यानी जो एलसी ऑसिलेटर है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बात कर लोगे सर की जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो है सर फ्रीक्वेंसी और स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है तो उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो आप उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में ही यूज़ करते हैं, यानी इनडायरेक्ट मेथड में ही हम लोग एलसी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर उसको यूज़ करते हैं। आपका डायरेक्ट मेथड में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मेथड में जब उसको यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में उसको यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट मेथड में आपको वहाँ पे सिग्नल एफएम नहीं जनरेट हो पाएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल थिंग। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, ब्लॉक डायग्राम आपके सामने होगा, आपके स्क्रीन के सामने होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया हुआ है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका एक कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा, तो उसको हम लोगों ने 90 डिग्री फेज शिफ्टर की हेल्प से उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया है। और हमने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया है उसको सबसे पहले इंटीग्रेटर को दिया है। ये प्रोसेस होता था, आपको अगर ध्यान हो मैंने बता रखा है इसको।
इंटीग्रेटर को देते थे और इंटीग्रेटर से हमें जो वेव मिलेगी उसके बाद हम उसका मॉड्यूलेशन कराएंगे, फेज़ मॉड्यूलेशन, दैट इज़ बैलेंस मॉड्यूलेटर से कराएंगे। और फिर जो हमें वेव मिलेगी, प्रोडक्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर बेसिकली प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है, तो वो इसका और इसका प्रोडक्ट कर देगा, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देन फाइनली आप इस एडर को दोगे तो आपको ये FM मिल जाएगी। ये वाइड बैंड FM है, सॉरी नैरो बैंड FM है। अब आप इसको मल्टीप्लायर को दोगे तो आपके पास वाइड बैंड FM मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। कुछ नहीं है, आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको क्या करना था, आपने मान लिया सिग्नल लिया है, जो ऑसिलेटर सर्किट सिग्नल दे रहा है वो AC cos ऑफ 2πfct दे रहा है। देन आप इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट कराओगे तो cos को साइन में चेंज कर देंगे, तो आपका यहाँ पे AC 2 sin fct हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका जो है AM 2 cos 2πfmt, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। इंटीग्रेटर को देंगे तो ये कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको बैलेंस मॉड्यूलेटर की हेल्प से मॉड्यूलेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की तरह ये वर्क करता है। तो प्रोडक्ट इन दोनों का सिग्नल का प्रोडक्ट कर देगा, ऑसिलेटर सिग्नल का और आपका इंटीग्रेटर से आउटपुट सिग्नल का प्रोडक्ट कर देगा। फिर इसको एडर को दे देंगे, फाइनली विद प्रॉपर साइन ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा दिस इज़ वाइड बैंड FM एंड मल्टीप्लायर को देंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को दे देंगे तो यहाँ पे आपको वाइड बैंड FM मिल जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें रहती है। तो मान लेते हैं कोई सिग्नल हमारे पास है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ, कोई भी सिग्नल आपने जनरेट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी में f प्लस डेल्टा f मान लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा f फ्रीक्वेंसी डेविएशन उसमें जो चेंज होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी f है। अब मान ले दीजिए कि आपने कोई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाया, मान लेते हैं आपने कोई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाया, या आप कह लीजिए फ्रीक्वेंसी डबलर लगाया, फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर लगाया, फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करने के लिए आपने सर्किट डिज़ाइन किया है तो वो लगाया। तो उस केस में आपका क्या होगा, अगर डबलर लगाया तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ट्रिपलर लगाया तो 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मान लेता हूँ जनरलाइज फॉर्म में कि nth फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से आपने सर्किट को पास किया है, आपने सिग्नल को पास किया है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। दिस मीन्स NF प्लस n इंटू डेल्टा एफ, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, तो डेविएशन अगर n टाइम्स हो गया तो आपको पता है FM में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है MF भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपका डबल हो गया है, दिस मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आपका डबल हो जाएगा। दिस मीन्स वो उसी प्रोपोर्शनेट में MF की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जो आपको m<1 मिल रहा था उस केस में नैरो बैंड FM में, आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करने के बाद आपका जो सिग्नल वाइड बैंड FM में कन्वर्ट हो गया है वो >1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग की वर्किंग है। आई एम श्योर आप इसको अपने माइंड में सेट कर पाए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन सेशन भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि कंपैरेटिव स्टडी आपको आई थिंक ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो देखिए कंपैरिजन बिटवीन रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। देखिए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एक तरह से आपका फेट मॉड्यूलेटर जो हम लोगों ने देखा था, फेट रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, तो बिल्कुल उसी को हम लोगों ने यहाँ पे कैरी कर रखा है। आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। तो दोनों में देख लेते हैं फ़र्क क्या है। तो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर आपको पहले से ही पता है, ये डायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी जनरेशन का, दिस मीन्स FM जनरेशन का। तो अब यहाँ पे देखिए m(t), यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती थी विद द हेल्प ऑफ LC ऑसिलेटर, ठीक है। LC ऑसिलेटर की हेल्प से उसमें कैपेसिटर या इंडक्टर को वेरी कराते थे, वो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे आउटपुट पे हमारी फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी, जिसकी वजह से हम FM जनरेट कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले तो हमें मॉड्यूलेशन ही कराना है, ठीक है। यहाँ पे किसी पैरामीटर में चेंज नहीं करना है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन ही कराना है, और वो मॉड्यूलेशन आपको फेज़ मॉड्यूलेशन करा देना है, और उसके बाद हमें नैरो बैंड FM मिलेगी और उसको हम लोग वाइड बैंड FM में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद
अगर हम ऑसिलेटर की बात करें तो यहाँ पे एलसी ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं होती है। लेकिन हम लोग जो आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर है उसमें हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की बात करें तो यहाँ पे एम की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर है, कह लीजिए आपका इनडायरेक्ट मेथड मॉड्यूलेटर है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आपको एक्वायर होती है। उसके बाद हम वाइड बैंड एफएम में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कर यूज़ करके उसके बाद हम उसकी वैल्यू को ग्रेटर करते हैं। लेकिन पहले जो आपको एफएम मिलती है वहाँ पे एम की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फेज़ मॉड्यूलेटर यानी प्रिंसिपल ऑफ फेज़ मॉड्यूलेटर के बारे में बात करेंगे और फिर तीनों का एक कंपैरेटिव सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग एएम जनरेशन और एफएम जनरेशन और पीएम जनरेशन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो आई थिंक वहाँ पे चीज़ें जब समराइज़ होंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। और देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा आपका डायरेक्ट मेथड में है, कौन सा आपका इनडायरेक्ट मेथड में है, किस में हम लोगों को पैरामीटर्स में चेंज करने होते हैं, किस में नहीं चेंज करने होते हैं, है ना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन कभी भी सर्किट लिख के नहीं आता कि ये भी बताइए किसका है। आई थिंक आता होगा, नो डाउट आता होगा, लेकिन अभी के लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके ये ऐसे तरह के, देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपके मैक्सिमम इंटरव्यूज़ या उस केसेस में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा वो बेसिकली एक इसी मैनर में पूछे जाते हैं कि बताइए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटेड डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है एफएम जनरेशन का। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग को इस तरह की तैयारी रखनी है, कंपैरेटिव स्टडी होती है तो आपको आई थिंक ज़्यादा हेल्प मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।